गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और ये वीडियो मैं चूँकि ये ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि 70% का कोर्स, पहला तो सामान्य आधारित विषय का 100 नंबर का हम लोग कर लें, और उसके बाद रेडियो टीवी के 5 पेपर आपके, और इसमें करीब 70% ही कोर्स है। पिछली बार 76% नंबर आया था एक बच्चे का, दया राजभर का, रजनीश का। तो 70 इस बार 30% कोर्स कम है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग 80% पाएँ। और सामान्य हिंदी आपको देनी है विज्ञान वाली, और एक कोई भूगोल इंग्लिश जो भी आप लिए हों, बाकी 2 पेपर हमारे हैं सामान्य आधारित विषय में आपको दे रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट इसके बस, बाकी पीडीएफ मैंने हर पेज का भेज ही दिया है, क्लास भी पढ़ाया है, आपने प्री बोर्ड भी दिया है, सारी चीज़ें समझी हैं। उसके बाद भी ये वीडियो है, कोई लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं 2018 से आप ही के लिए है। तो इसमें सामान्य आधारित विषय में बेसिकली हमारा 100 नंबर पे है। जो क्लास में बताया वही चीज़ है। 100 नंबर का पेपर आपका, जिसमें खंड क में और खंड क में पर्यावरण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास है, और ख में जो है उद्यमता का विकास है। उद्यमता का विकास कि आप अपना विकास कैसे करोगे। पर्यावरण शिक्षा सबको ही जानता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमीन नदी, ये सब पर्यावरण किसके हैं? भगवान के बनाए हुए हैं, कुछ हमारे बनाए हुए हैं। 2 ही प्रकार के तो पर्यावरण हैं, एक आपका बनाया हुआ, चाहे गांव में, चाहे स्कूल में, चाहे घर में, और एक भगवान का बनाया हुआ। तो जैसा कि हम लोग डीजल गाड़ी बना के चला के भगवान का बनाया प्रदूषण दूषित करते हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा तो आपको समझ में आई गई होगी कि ये परिधन आवरण, कि किस आवरण में आप कैसे संस्कार में आप रह रहे हैं, किस माहौल में आप रह रहे हैं। तो वैसे माहौल में आप रहेंगे तो उसी तरह का आपके अंदर गुण भी आएगा। तो पर्यावरण मतलब बच्चों का, मैं अभिभावकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि पर्यावरण जो है बच्चों का शुरुआती दौर में अच्छा है। और तो पर्यावरण शिक्षा इसे कहेंगे हम। और इसके बाद इसका क्षेत्र अगर आप देखें तो स्थान है, दूसरा वायु का मंडल है, वायु में आपके पर्यावरण है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, और बाकी 1% में जो है अन्य गैसें आर्गन वगैरह हैं। और जल मंडल क्या है? तो H2O से मतलब जो पानी में आपका, इसमें भी 2 हैं। तो पशु पक्षी आपका, एक तो हवा में जो उड़ते हैं, और दूसरा जो पानी के अंदर आपके रहते हैं, तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो कभी कोई पूछ लेता है कि पर्यावरण इकोलॉजी में क्या अंतर है। तो बेसिकली कोई विशेष अंतर नहीं है, पर्यावरण का ही अंग जो है आपका इकोलॉजी है। इकोलॉजी में आप क्या अध्ययन करते हैं? जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, जैसे समुद्र के अंदर मान लीजिए बहुत गहराई में, तो उनको हम जैव मंडल में लाते हैं, इसलिए इसको 2 भाग में कर लिया गया है पर्यावरण का। और इसमें आपको वही 5 लाइन 10 लाइन यही लिखना है। एक विस्तृत क्वेश्चन होगा तो मान लीजिए 3 पेज लिखना होगा। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही सब पूछेगा कि पर्यावरण क्या है। बस ऐसे ही देखिए, आगे मैं आपको देता हूँ इसमें। पर्यावरण के प्रकार बताइए क्या हैं? तो 2 ही प्रकार के हैं, एक भौतिक है जो कि भगवान का बनाया हुआ है, और दूसरा जो है सांस्कृतिक है जो आपका बनाया हुआ है। और आगे अगर इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी आपको मिलती है, पेड़ पौधे से मिलती है, जीव जंतु की मिलती है, तो सभी उत्तर सही है। ऐसे करके 1 नंबर का सवाल भी आपसे ले सकता है। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? वही इकोलॉजी। इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? जीवों का विज्ञान। जीवों का विज्ञान जो है, जिसमें जीवों के का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और उसके बाद पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है, और अच्छी तरह से आप पीडीएफ में इसको देख सकते हैं। और पर इसके संसाधन अगर आएँ तो संसाधन जो आप देखें तो पर्यावरण संसाधन में आपको मुख्य रूप से प्राकृतिक वातावरण में है, मानव का कोई हाथ नहीं है। जो भगवान ने बनाया है ऊर्जा, जल और वायु, तो जल और वायु आदमी तो बना नहीं सकता। तो ये सब संसाधन में जो है मैक्सिमम भगवान का बनाया हुआ है। हम लोगों ने जो बनाया है उस पर आपको क्वेश्चंस लेगा कि शक्ति के साधन आपने क्या बनाया है। तो पहले आपने भगवान का ही यूज़ किया, कोयला भगवान का, पेट्रोलियम भगवान का, खनिज भी है, प्राकृतिक गैसें हैं, और लकड़ी, कोयला,
उपला, ये सब प्राकृतिक में ही आ जाना चाहिए। आप बहता हुआ जल, पन बिजली, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट का नाम सुने होंगे, रिहंद में है, भाखड़ा नांगल बांध। और ऊर्जा और इसके परंपरागत स्रोत क्या थे, मतलब ऊर्जा और शक्ति के जो हमारे पुराने ज़माने में परंपरागत स्रोत क्या थे, तो आप खुद ही सोचिए क्या रहे होंगे आपके। तो प्राकृतिक गैस, लकड़ी, कोयला, ये सब आपका बहता हुआ जल, उससे हम बिजली बनाते थे। तो ये आपके बाद में आणविक जो आपका आ गया, सोलर कुकर आप बनाने लगे, विंड पावर से, हवा से भी आप पावर बनाने लगे। और भूकंप और ज्वार जो समुद्र में आता है, लहरें उठती हैं, उससे भी पावर बनता है, शक्ति बनती है। तो ये कुछ अपरंपरागत स्रोत पूछ सकता है आपसे। तो सूर्य से आप बनाते हैं तो अपरंपरागत स्रोत हो गए पर्यावरण का, सोलर कुकर से आजकल खाना बन रहा है। और पवन ऊर्जा, पन बिजली से, ज्वार भाटा से आप बनाएंगे, तो ये सब अपरंपरागत स्रोत हैं। और उसके बाद आप जल शक्ति का महत्व और इनके लाभ बताइए। तो बिजली उत्पादन के 3 स्रोत बता दीजिए। चलिए, तो बिजली कैसे कैसे बनाई जाती है? तेल से बनती है बिजली, कोयला से बनती है, जल से बनती है, गाजीपुर में धान की भूसी से बनती है। मेरे पीछे जो बोर्ड है वो धान की भूसी के, तो धान की भूसी से ही बनती है बिजली। उसको बायोमास कहते हैं, मतलब आप किसान के बच्चे हैं तो आपके धान की भूसी से भी बिजली बनती है, क्योंकि वो 1.25 किलो बराबर 1 किलो कोयला के उसके अंदर उसमें ऊर्जा होती है, उसको उसमें ऊर्जा बोलते हैं। तो खैर वो फिजिक्स की बात है, चलिए बाद में छोड़ते हैं उसको। तो इसमें दिया है कि 3 स्रोत हैं, तेल, कोयला और जल, ठीक है, किताब में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो खनिज संसाधन आपका भगवान ने आपको दे ही रखा है। कोयला खनिज तेल में, यूरेनियम भी आपका खनिज है, आपका लौह आयरन भी आपका भगवान ने दिया हुआ है। और यूरेनियम से तो आप बिजली बना सकते हैं, बम भी बना सकते हैं। इस तरह से भूमि संसाधन क्या है, आपको पूछ देता है भूमि संसाधन क्या है, तो आप सोचते हैं भूमि संसाधन, अरे साहब जो है भगवान ने जो हमें पूरा ज़मीन दिया, उसके जो है उस पर भूमि का विभिन्न प्रकार के कार्यों में आप प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप रेल बनाएं, मकान बनाएं, पशु के चारागाह बनाएं, गौशाला बनाएं, कृषि करें, खनिज उद्योग निकालें, तो इसको हम भूमि संसाधन कहते हैं। और भूमि उपयोग जब पूछ देता है, भूमि उपयोग यहाँ क्या है, तो भूमि उपयोग ये होता है जैसे कि पूरी पृथ्वी पर जितना हमारा भूस्थल हमारा है, उसको अध्ययन को कहेंगे। कि आप अपने गांव का भी ले सकते हैं कि आप किस भूमि में क्या बोएंगे, क्या काटेंगे, क्या परती छोड़ेंगे, वो ठीक है। तो वैसे ही हमारे देश में भी कुछ ज़मीनें परती भी हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ अच्छी हैं, तो उनके अध्ययन को हम भूमि उपयोग में लेते हैं। और उसके बाद इसमें छोटे सवाल में वही है, शक्ति के 4 संसाधन बता दीजिए। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, अणु शक्ति है, जल शक्ति है। इस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और जल शक्ति, शक्ति के साधन से क्या आपका तात्पर्य है, तो बता सकते हैं कोयला, खनिज और जल विद्युत, अणु शक्ति, इसी से ना आपका तात्पर्य है। और पर्यावरण संसाधनों के नाम बता दीजिए। तो भूमि, जल, खनिज और वनस्पति, ये 4 हमेशा याद रखें। ये हमेशा एक में करके दे दिए जाएंगे, और मैं गलत सही तो सही यही है, भूमि, जल, खनिज और वनस्पति। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपके पास है। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप उसमें पीडीएफ में ज़रूर देख लीजिए। 1 नंबर के सवाल हैं बस वो, कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने % पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन है आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और नाइट्रोजन है करीब 80%, मतलब 80%, और बाकी जल वाष्प है 0.1%। फिर कुछ जो है आपका आर्गन गैसेस वगैरह हैं। तो इस तरह से आप अगले चैप्टर में आ जाइए। पर्यावरण के करीब, क्योंकि 70% कोर्स है इसके अंदर, तो एक सवाल पूछ लेता है कि मृदा संरक्षण क्या है। तो मृदा संरक्षण से आप एक तरह से भारत में मिट्टी की समस्या तो है ही है, क्योंकि मिट्टी को कहीं ना कहीं हम लोग का मृदा अपरदन पूछ लेगा आपसे। मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा अपरदन क्या है, जैसे कि तेज़ बारिश हो रही है तो उसमें मिट्टी का कटाव हो रहा है, कई गांव के गांव बह जा रहे हैं, तो इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये आपका तटाव जो है कटाव होता है
तट पे, तो उसी को आप इस तरह से कहते हैं। तो ये हमारी समस्या है। और इसको अगर आप जो उर्वरकता क्यों घट रही है आपकी मिट्टी की, तो बस वही है कि देसी खाद का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी ख़राब हो रही है। ये भी एक मृदा का प्रदूषण है। तो मिट्टी ख़राब हो रही है और फसलों में हेर फेर करके फसल को उगाना चाहिए। बचाने के भी उपाय आपसे पूछेगा और उसका ये चीज़ें आप आसानी से समझते जाएँ, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। और आगे इसमें चूँकि 70% में जो इनकी इम्पोर्टेंस दिख रहा है, मैं आपको वही पूछूंगा। वन क्या है, वन से आपको क्या लाभ है? तो देखिए, वन से सीधा लाभ आपको पानी बरसने का है। और वन आपके लिए किस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि इमारती लकड़ी भी आप वन ही से लेंगे। और कोई भी आप शादी भी करना होता है तो आम की लकड़ी का एक पीढ़ा चाहिए होता है। तो वन या वैसे हों या जैसे हों, तो वन का मतलब पेड़ है। तो पेड़ को काटने से कागज़ बनता है, तो इसलिए डिजिटल का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका शुरू से समर्थक रहा हूँ कि कागज़ जब भी कटते हैं बनते हैं तो पेड़ काट के ही बनते हैं। तो पेड़ मैंने भी 1000 पेड़ लगा रखे हैं, तो मुझे पेड़ से लगा हुआ है। तो पेड़ जो है आपके कहीं ना कहीं बहुत आपके मतलब उपयोगी हैं। और इसका अर्थ आप बढ़िया से समझेंगे तो मैं आपको लक्ष्य टॉपिक पढ़ाता रहा हूँ, उसमें मैंने आपको समझाया भी है। और वनों के कई प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के तो आप जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और संग, 3 तरह के वन होते हैं। और इनके रहने ना रहने का अर्थ आप जान रहे हैं कि आप जो है आपके लिए कितने ये अच्छे हैं और ना रहने पर क्या है। और सरकार की नीतियां भी बनती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसने 1864 में सर्वप्रथम 1864 में सोचिए, ये भी जी के 1864 में सर्वप्रथम वन विभाग स्थापित कर वन महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। और 94 से भारत सरकार ने वन नीति की घोषणा की। तो इनका वही नीति था कि मतलब टिम्बर वन हो, चारण वन हो, गौ मरल मतलब बांस बेत के इस तरह के वन हो, और रक्षित वन भी हों, अभ्यारण्य। तो वन्य जंतु एवं संरक्षण क्या है, आपसे पूछ सकता है। वन्य जंतु संसाधन एवं संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें वही वन्य जीव जंतु का जो है ये आपके लिए संसाधन भी हैं, क्योंकि बैल आपका क्या है, खेत जोत देता है, गाय क्या है, दूध देती है। तो ये आपके संसाधन भी हैं और ये आपके इनका संरक्षण करना आपकी ड्यूटी है। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर हैं। और इसमें आपका सुंदरबन चीता यहाँ का फेमस है, महत्वपूर्ण है। और इस तरह से आपको PDF में मैंने दे रखा है, पेज को जरूर देखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय पार्क कहाँ कहाँ है, जैसे काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा जो है आपका असम में है, ये आपका है। और पलामऊ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका, तो ये आपका बिहार में डाल्टन ज़िले में है। और चिल्का झील उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ये आपके मतलब एक नंबर के सवाल इस तरह से। और उस तरह से मृदा अवकरण से वही अपदर मिट्टी का आप जो अंदर खाद मिला के डाइरेक्टास का आप ख़राब कर रहे हैं उसका जीवन, तो एक समय आएगा कि उसके अंदर प्रोडक्शन तो कम होना ही होना है, और नहीं तो आपको डाई ज़्यादा डालना है, तो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान होगा। तो मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? देखिए वही उत्तर है। तो मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मतलब आप जो है उसके अंदर जो खाद पानी डाल रहे हैं वो आपका प्रदूषण है। और आप जो वायु प्रदूषण आ जाएगा यहाँ, तो आप बता सकते हैं साहब, जो हम गाड़ी में गैस निकाल रहे हैं वो डीजल है, वो हमारी नाक में जाएगी या कान में जाएगी, तो वो हमारे लिए प्रदूषण है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शक्ति के 4 संसाधन, तो वही आड़ू और जल और खनिज और कोयला, ये आपके वन के 4 लाभ बता दीजिए। तो भाई बड़े आराम से आप बता देंगे। वर्षा बाढ़ का ना होना भूमि कटाव में कम कर देता है वन। और वन का सबसे बड़ा लाभ कि जो पत्तियां गिर जाती हैं वो आपकी खाद बन जाती हैं। क्योंकि मैं किसान से गाँव से रिलेटेड हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसको जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो ये 4 औषधि पौधे के नाम बताइए, तो बाबा रामदेव का कोई उठा के पढ़ लीजिए प्रोडक्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है। आपके घर के सामने भी लगा हुआ है, नीम है, चंदन है, तुलसी आप लोग घर में लगाए हुए हैं, और पुदीना आप घर में लगाए हुए हैं, और अश्वगंधा आजकल बाबा रामदेव बेचते ही हैं, देखा होगा, सर्पगंधा है। तो ये तरफ है। और संसाधन और जनसंख्या विस्फोट, ये एक पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन अक्सर।
और इसमें आपसे जो इम्पोर्टेंट देखिए, जनसंख्या विस्फोट किसको कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट आप आसानी से सोच लीजिए, जैसे ये घर में 4 आदमी 4 रोटी है, तो अगर 5वां आदमी आ जाता है, अब उसको 5वीं रोटी कहाँ से आप देंगे, तो वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट इसी को आप इस तरह से समझिए कि मतलब अगर पब्लिक बढ़ी और खाना उतना ही रहा तो सबको खाने को कहाँ से आएगा। जैसे खेत ले लीजिए, मान लीजिए मैं अकेला हूँ, 4 बीघा, मेरे 4 भाई हो गए, 1 बीघा हो गया, उनके 4 भाई हो गए या 2 भाई हो गए, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जनसंख्या विस्फोट का है। इसको आप जनसंख्या विस्फोट यहाँ से समझिए, और इसमें आप अपने अर्थ में अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, की किताब की भाषा लिखिए, आप अपनी भाषा लिखिए, आप समझ सकते हैं और इस पर बहस भी कर सकते हैं। किसी गांव में आपके बहुत लोग होंगे कि साहब जनसंख्या इस तरह से कह रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि एक समय आया कि हम लोग को खाने पीने को ना मिले। बस जनसंख्या विस्फोट अगर नहीं रोका गया, जैसा कि एक बच्चा पैदा करने की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इसमें ग्रामीण विकास की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ही चीज़ है, पर्यावरण और जनसंख्या, ग्रामीण विकास। तो भूमि उपयोग मैंने आपको पहले बता दिया कि आप इसमें यही अध्ययन करते हैं कि कितनी आपकी खेती की भूमि है, कितनी बेकार है, कितनी पड़ती है और क्या है, मतलब किसकी जानकारी, मतलब भूमि उपयोग मतलब भूमि के बारे में पूरी जानकारी आपको, भारत में भूमि की स्थिति क्या है, कितनी पड़ती है, वन कितने पर हैं और मृदा का किस तरह से अवक्रमण हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर। और उसके बाद ये PDF में आपके पास है। आगे अगर हम बढ़ें तो इसके अंदर मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं आपके पास, आप कैसे इसका मिट्टी के अंदर के प्रदूषण को आप रोक सकते हैं। तो देखिए, गांव में जो अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं 94 की चीज़ पढ़ रहा हूँ, आज की नहीं पढ़ रहा हूँ, ये 94 की चीज़ है। और गांव, नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों से जो भी निकल रहा है मतलब अपशिष्ट, इन पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए और या इनको एक अच्छा स्थान देना चाहिए। जैसे आप